दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लीसा नाम की एक लड़की से जो एक अमेरिकन आर्ट रेस्टोरेशन एक्सपर्ट है। जानी कि वो किसी भी पुरानी आर्ट को फिर से नई जैसी बना देती थी। हम लीसा को एक बस में बैठा हुआ देखते हैं जो लाजियो शहर की ओर जा रही है। थोड़ी देर बाद बस रुकती है और 3 लोग चढ़ते हैं। 2 लड़कियां ट्रेसी और मैडिसन और एक लड़का टोनी। ये लोग टूरिस्ट जैसे लगते हैं और जल्दी ही लीसा से बातचीत शुरू कर देते हैं। ट्रेसी और मैडिसन दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं और टोनी उनका इतालवी गाइड है। ये लोग एक छोटी सी जगह सानुकी गांव के पास के जंगलों में जानवरों पर रिसर्च करने जा रहे थे। लीसा भी वहीं जा रही होती है, पर किसी और काम से। अब रात हो जाती है और सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। बायोलॉजिस्ट को तो जंगल में कैंप लगाकर रहना था और लीसा को पास ही के होटल में। होटल जाने से पहले लीसा उन्हें उनकी रिसर्च के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। फिर जाने से पहले सब दोबारा मिलने का वादा करते हैं। अगली सुबह लीसा होटल के बाहर बस का इंतजार कर रही होती है। तभी एक हैंडसम लोकल लड़का आता है। वो कहता है कि यहाँ बस नहीं आती क्योंकि ये बहुत छोटा शहर है, और फिर पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। लीसा बताती है कि उसे मालवेट मेंशन जाना है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो भी वहीं जा रहा है, इसलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर लीसा भी मान जाती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। लड़का बताता है कि मेरा नाम मार्कस है और लीसा उसे अपना नाम बताती है। मेंशन पहुँचने पर वो देखते हैं कि मेंशन तो काफ़ी पुराना और बड़ा है। लीसा को मेंशन तक छोड़ने के बाद मार्कस बताता है कि अगर तुम्हें जहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, और उसे पास में ही अपना एक पब दिखाता है और वो उसे कभी भी आने को कहता है। फिर वो चला जाता है। मेंशन में लीसा का स्वागत एम्मा मालवेट करती है, जो एक खूबसूरत मदर थी जिसकी एक टीनेज लड़की थी, पर फिर भी वो अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखती थी। वो लीसा को एक पेंटिंग दिखाती है जो आग में जल गई थी और अब उस पर काले चारकोल जैसा रेशा छाया हुआ है। लीसा कहती है कि ये पेंटिंग रेस्टोरेशन तो हो जाएंगी, पर इसमें 1 महीना लग सकता है। लेकिन एम्मा का मूड अचानक बदल जाता है और वो सख्ती से कहती है कि 2 हफ्तों में काम पूरा होना चाहिए, चाहे कितने ही पैसे लगे, और तुम काम खत्म होने तक हमारे साथ ही रह सकती हो। थोड़ा सोचकर लीसा भी वहीं रहने के लिए मान जाती है। उसी रात टोनी जंगल में एक माइक्रोफोन सेट करता है ताकि जंगल की आवाज़ें रिकॉर्ड कर सके, और फिर वापस अपने कैंप में आ जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है जब तक एक अजीब सी डरावनी आवाज़ नहीं आती। टोनी आधी रात को ही जांच करने जाता है और जंगल में काफी अंदर चला जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसकी जोर से चीखने की आवाज आती है। टोनी की चीख सुनकर मैडिसन और ट्रेसी टेंट में जाग जाती हैं। मैडिसन ट्रेसी को अकेला छोड़कर जंगल में टोनी को ढूंढने चली जाती है। मैडिसन जाकर देखती है कि टोनी की खून से सनी टोपी जमीन पर पड़ी है। वो वापस ट्रेसी के पास आकर कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वो और कुछ बताती इससे पहले ही कोई उसका गला पकड़कर उसे खींच लेता है। ट्रेसी अकेली रह जाती है और बहुत डर जाती है। वो टेंट से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसके सिर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और मेडिसन एक अंधेरे सेल में आंखें खोलती है। वहाँ एक राखो नाम का आदमी उल्टी कर रहा होता है। ट्रेसी और टोनी भी अलग अलग सेल में बंद होते हैं। ये जगह एक गोल आकार की जेल जैसी लगती है, जिसके बीच में एक बड़ा कुआं होता है। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आए हैं। दूसरी ओर लीसा मेंशन में एम्मा और उसकी बेटी जूलिया के साथ डिनर कर रही होती है। वो जूलिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया गुस्से में कांटा फेंक कर उठकर चली जाती है। एम्मा लीसा से जूलिया के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और कहती है कि जूलिया का बुरा मत मानना, जूलिया को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो 13 साल की है, पर उसका बर्ताव 13 साल की लड़की जैसा नहीं है। जिसे सुनकर लीसा इट्स ओके कहती है और डिनर के लिए थैंक्स कहती है। सीन फिर जेल में जाता है, जहाँ एक डरावना और ताकतवर आदमी प्रवेश करता है। उसका रंग बहुत फीका और शरीर काफी भारी होता है। वो अपने मुंह में कुछ बोल रहा होता है और वो सभी कैदियों को भी देखता है। फिर कुएं के पास जाता है। टोनी गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन अरोड़ा कुछ नहीं बोलता। जब टोनी ज्यादा गालियां देने लगता है तो अरोड़ा उसकी ओर तेजी से भाग कर आता है और उसे सेल से बाहर निकालकर उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। फिर वो उसकी लाश को घसीटकर कुएं में फेंक देता है। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इधर लीसा पेंटिंग को ठीक कर रही होती है और साथ ही ये सोच रही होती है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिस वजह से एम्मा उसे मुंह मांगे पैसे दे रही है। तभी उसे पेंटिंग के नीचे एक अजीब सी बिल्ली जैसी शक्ल दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे साफ करने लगती है, एक जोरदार चीख कमरे में गूंजती है, जिससे वो डर जाती है और गलती से अपना हाथ काट लेती है। थोड़ा खून पेंटिंग पर गिर जाता है। सीन फिर से जेल में कट होता है। राखो एक नेल कटर से धीरे धीरे वेंट काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है, जिससे उससे कटर नीचे गिर जाता है। वो मेडिसन को बताता है कि उसके सेल के नीचे एक रास्ता है जिससे वो जहाँ से बाहर भाग सकता है और उनके लिए मदद भेज सकता है। मेडिसन उसे अपना स्विस नाइफ फेंक कर देती है और रोक को उसे पकड़ लेता है। उस रात लीसा सो रही होती है कि तभी एक डरावना जीव उसके पास आता है और उसके साथ बिस्तर पर लेट जाता है। वो लीसा को छूने लगता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। लीसा उस भयानक जीव को देखकर बहुत घबरा जाती है, पर तभी लीसा होश में आ जाती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना होता है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि पेंटिंग में एक चेहरे की शक्ल उस डरावने जीव जैसी ही है जो उसके सपने में था।
तभी जूलिया कमरे में आती है और कहती है, यहाँ से भाग जाओ, ये पेंटिंग श्रापित है, अगर तुमने इसे ठीक किया तो हमेशा के लिए भूत तुम्हारा पीछा करेंगे। एक बार फिर अरुदा आता है और लोहे की एक बाल्टी को अंधेरे से भरे कुएं में गिरा देता है। कुएं के अंदर से एक पतले राख से सने हाथ बाहर निकलते हैं और बाल्टी को पकड़ लेते हैं। फिर वो अजीब सा जीव अपने हाथ को काट कर उस बाल्टी में खून भर देता है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी बाल्टी खून से लबालब। अरुदा बाल्टी को खींचकर बाहर निकालता है, उसे एक ओर रखता है और सीधे राखों की कोठरी की ओर बढ़ जाता है। इस बीच मैडिसन को ये बात समझ आ जाती है, अगर राखो मर गया तो इस नर्क से कोई भी नहीं बच पाएगा। वो साहस दिखाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। योजना काम करती है। अरुदा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगला दृश्य इतना भयानक होता है कि सांस थम जाए। अरुदा मैडिसन के चेहरे की चमड़ी को जिंदा हालत में ही चीर देता है, फिर उसे उठाकर सीधे कुएं में फेंक देता है। अब पहली बार हमें दिखता है वह डरावना जीव जो अंधेरे कुएं में छिपा हुआ था, एक विकृत बदसूरत सफेद रंग का भूत सा प्राणी जो मैडिसन की आंतें चबा रहा होता है। उधर हवेली में पहले से ही परेशान लीसा एम्मा से पेंटिंग के बारे में बात करती है। एम्मा बात को टाल देती है, कहती है कि जूलिया हमेशा अजीब कल्पनाएं करती रहती है। साथ ही लिसा को चेतावनी देती है, अगर पेंटिंग समय पर पूरी नहीं हुई तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। दबाव में आकर लिसा डिप्रेशन की दवा लेती है और वापस काम में लग जाती है, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे जाकर देखती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बाथटब में खून से लथपथ मैडिसन बैठी रो रही होती है। डर के मारे लिसा भागती है और सीधे जाकर एम्मा से टकरा जाती है। उसी पल सारा भ्रम टूट जाता है। बाथरूम में कोई नहीं होता। एम्मा उस पर गुस्सा होती है और कहती है, अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी ओर राखो जेल में उस ग्रिल को खोलने में सफल हो जाता है जो नाले की ओर जाती थी। वो खुशी में उसमें घुसता ही है कि अचानक दो सफेद पतले हाथ उसका गला पकड़ लेते हैं। फिर उसका चेहरा नोच दिया जाता है और वो भूत जैसी जीव उसका मांस खा जाती है। वहीं जब लिसा पेंटिंग पूरी करने में लगी होती है, जूलिया वापस आती है। वो बताती है कि यह पेंटिंग 1493 की है, जिसमें उसकी माँ एक इंसान की बलि दे रही थी एक राक्षस को बुलाने के लिए, जिसका नाम था गोरान। एम्मा ने उस राक्षस को फंसा लिया था और तब से वो उसके खून का इस्तेमाल कर रही है अपनी जवानी बनाए रखने के लिए। जूलिया बताती है, अगर लाल चांद रात 12 बजे से पहले पेंटिंग पर पड़ गया तो ये श्राप 500 साल और बढ़ जाएगा। वो ये भी बताती है कि जो 3 लोग गायब हैं, 2 लड़कियां, एक काली और एक सुनहरी बालों वाली, और एक लड़का, वो वही हैं जिन्हें लिसा ने बस में देखा था। जूलिया लिसा को बंदियों के ठिकाने पर ले जाती है। जैसे ही वो पहुंचते हैं, अरुदा एक दरवाजा खोलता है और तहखाने में उतर जाता है, लेकिन तभी एम्मा जूलिया को बुला लेती है और वो मजबूरी में चली जाती है। अब लिसा तय करती है कि वो बंदियों को बचाएगी। वो एक लोहे की रॉड उठाती है और चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ती है। वो एक मेज के नीचे छिप जाती है क्योंकि उससे कुछ लोहे की छड़ें गिर जाती हैं और आवाज होती है। लिसा अरुदा को आता देखकर छुप जाती है, पर जहाँ वो छुपी थी वहाँ वो देखती है कि जहाँ हजारों डेड बॉडी पार्ट्स पड़े हैं जिनमें चूहे गुम रहे थे। तब तक अरुदा आ जाता है, लेकिन सोचता है ये तो बस चूहे होंगे। थोड़ी देर बाद अरुदा ट्रेसी की कोठरी का ताला खोलता है। ट्रेसी हिम्मत दिखाती है और उस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो देखती है अरुदा उसके ऊपर खड़ा है, एक गर्म लाल चाकू लिए। वो उसके चेहरे को जला देता है और धीरे धीरे उसे कुएं में उतारने लगता है। तभी लिसा पीछे से लोहे की रॉड से अरुदा के सिर पर वार करती है। वो बेहोश हो जाता है और लिसा ट्रेसी को खींचकर बाहर निकाल लेती है। अरुदा को होश आता है। वो देखता है कि कोठरी का रास्ता खुला है और राखों की आधी खाई हुई लाश पड़ी है। उसे समझ आ जाता है राक्षस गोरान अब आज़ाद हो चुका है, और तभी वो सफ़ेद भूत जैसा जीव उसके सामने खड़ा होता है। गोरान, जो कभी कुएं में बंद था, अब वो अरुदा पर टूट पड़ता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। बाहर लिसा और ट्रेसी हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी मार्कस आता है और चौंकाने वाले ढंग से ट्रेसी पर तीर चला देता है। फिर वो लिसा को धमकाता है कि वह पेंटिंग वाले कमरे में जाए। अंदर एम्मा, मार्कस और वो डरावना जीव मोमबत्तियां लिए खड़े होते हैं। रात के 12 बजने का इंतजार करते हुए एम्मा लिसा को कहती है, पेंटिंग पूरी करो। लिसा मजबूरी में पेंटिंग करने लगती है। कैनवस पर एम्मा का चेहरा उभर आता है और उसके पास मार्कस का भी। फिर वो दोनों मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है। तभी जूलिया कमरे में घुसती है, हाथ में मोमबत्ती लिए। वो सबको धमकाती है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो पेंटिंग जला देगी। वो एम्मा पर गुस्सा निकालती है कि उसने उसे एक छोटी लड़की के शरीर में सदियों तक कैद रखा। एम्मा क्रोधित होकर मार्कस को कहती है, जूलिया को मार दो, लेकिन इससे पहले ही लिसा सफाई करने वाला लिक्विड उठाकर मार्कस के चेहरे पर फेंक देती है। एम्मा चीखती है और लिसा को एक तीर मार देती है। तभी लाल चांद की रोशनी कमरे में फैल जाती है। हर किसी पर चांदनी पड़ती है और वो अपनी असली बूढ़ी शक्लों में बदलने लगते हैं। मांस सूख जाता है, हड्डियां झड़ जाती हैं। एम्मा राख बनकर उड़ जाती है। जूलिया भी असली रूप में आ जाती है, एक बूढ़ी औरत के रूप में। वो लिसा को अलविदा कहती है और राख बन जाती है। अब अकेली लिसा
जिसके पेट में तीर धंसा हुआ है, दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ती है। लेकिन तभी गोरान सामने आ जाता है। लिसा तुरंत पेंटिंग की ओर जाती है और उस हिस्से को पोंछने लगती है जिसमें मंत्र लिखा था, और फिर वो पेंटिंग से मंत्र पढ़ती है। स्कैम माई नेम ऑनर। गोरान जोर की चीख मारता है और ज़मीन पर गिर जाता है। अब कहानी 30 साल बाद। लिसा अब भी उसी हवेली में रहती है, बिल्कुल वैसी ही जवान। तहखाने में गोरान अब भी जिंदा है, लेकिन एक बिस्तर से बंधा हुआ। डॉक्टरों की एक टीम वहाँ है। लिसा उनके पास जाती है और ठंडे लहजे में कहती है, उत्पादन बढ़ाओ। डॉक्टर गोरान के गले में एक सीरिंज घुसेड़ देता है और गोरान एक भयानक चीख मारता है। अब साफ है, लिसा ने गोरान को फिर से बंदी बना लिया है और अब उसके खून से अपनी हमेशा की जवानी बनाए रख रही है। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।